हेलो एवरीवन, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में। यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मतलब इतना पढ़ोगे कि तुम्हें कभी ये टॉपिक भूलोगे नहीं। यकीन मानो कि टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि तुम कभी टॉपिक भी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में। और बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्रिस्टल लैटिस से रिलेटेड और लैटिस से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शन होंगे। सारी चीज़ दूर हो जाएंगी, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें, केमिस्ट्री पढ़ते रहें, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। मैं तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। देखो कि आखिरकार हम समझते हैं क्रिस्टल क्या है, लैटिस क्या है। देखो अपन ऐसा करते हैं कि जब पूरा अगर मतलब समझना तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार क्रिस्टल क्या है और लैटिस क्या है। क्रिस्टल मतलब ऐसा सॉलिड। हाँ, अब बात यही आ रही है कि आखिर क्रिस्टल लैटिस हम क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक कहीं भी पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, ट्यूशन वाले के पास कहीं भी पढ़ो, हमेशा उससे पूछो कि टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे हैं तो आखिरकार इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वही समझना है। अगर कोई कहे कि पेपर में आना है तो सबसे बेहूदा क्वेश्चन आंसर यही होगा। देखो क्रिस्टल लैटिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि आखिर हमने क्रिस्टल के बारे में क्या सुना है। क्रिस्टल के बारे में मतलब ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर पार्टिकल्स में एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ मतलब जिससे मिलके बना हुआ हो, वो एक फिक्स्ड पैटर्न और रिपीटेडली फॉलो करता है। मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है रिपीटली है और एक फिक्स्ड पैटर्न में है, मतलब उनका पैटर्न रिपीट होता है। इस टाइप के क्रिस्टल को हम कहते हैं क्रिस्टल सॉलिड। एक बात बता दूं कि तुम क्रिस्टल सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड तुम देख के नहीं बता सकते आखिरकार ये अमॉर्फस है या क्रिस्टल है। क्यों, कुछ तो बता सकते हो लेकिन मैक्सिमम नहीं बता सकते हो। अगर कोई तुमसे पूछ ले कांच क्या है तो कांच शायद अगर नहीं पता हो तो नहीं बता पाओगे कि क्रिस्टल है कि नहीं है। तो क्योंकि जो क्रिस्टल अमॉर्फस का डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफरेंट अगर अलग अलग किया था तो किसके बेसिस पे किया, तो वो हमने बेसिस देखा था कि पार्टिकल्स के लेवल पे। तो पार्टिकल्स के लेवल वाली चीज़ हम पार्टिकल्स के लेवल पे ही समझ पाते हैं। तो अगर किसी को नेचर में देख के समझ में नहीं आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं। देखो क्योंकि देखो ये जो पेन है, ऐसे ही पेन प्लास्टिक की रॉड होती है और ऐसे ही लोहे की रॉड होती है। ये प्लास्टिक जो तुम्हें देखने को मिलेगा क्या मिलेगा, अमॉर्फस है, जबकि लोहे की रॉड होती है वो क्रिस्टल होती है। इस बात को समझना है। मतलब इस एक प्रकार का ऐसा सॉलिड जिसके पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज हो, इतना समझ लिए हैं। अब जो बात है लैटिस में, लैटिस 11वीं क्लास में थोड़े दर्शन किए होंगे, कई लोगों ने 10th क्लास में कर लिए होंगे कि आखिर लैटिस क्या है। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ रखा होगा। तो आखिरकार हमें समझना है कि लैटिस है क्या। उससे पहले समझते हैं कि जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है, क्या क्रिस्टल है, हम मान लेते हैं NaCl। NaCl मान लेते हैं। तो हम NaCl का 2D स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 2D स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, बनावट मतलब दिखता वो कैसा है। तो हमने 2D स्ट्रक्चर बनाना है, किसके बेसिस पे बना रहे हैं, उसके कैट मतलब मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल्स के लेवल पे। तो हम मान के चलते हैं कुछ अरेंजमेंट है ऐसा, कैसा अरेंजमेंट है ऐसा। देखो ये मान लो एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये रहे एटम है, देखो मतलब एक आयंस रहे है, ये रहे हैं। देखो बेसिकली आखिरकार एटम ऐसी तो अरेंज होंगे कि नहीं, समझे कि नहीं। ये रहे एटम। तो आखिरकार इसको हम कैसे बना सकते हैं कि हर एटम को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक डॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हर एटम को हम एक डॉट मान लेते हैं, मतलब हर आयंस को हम एक डॉट हर पार्टिकल्स को एक डॉट मान लिया है। तो आखिरकार इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे देखने को मिला, इसका स्ट्रक्चर हो गया कुछ ऐसा।
है क्या कि नहीं? तो हमने क्या किया है कि इन दोनों को पार्टिकल्स से मतलब इन दोनों को हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने का देखने को मिला कि जो इसका स्ट्रक्चर मतलब बनावट हमें कैसी दिख रही है, हमें बनावट इसकी दिख रही है, मान के चलते हैं रेक्टेंगल सी। कैसी दिख रही है? रेक्टेंगल की। तो मतलब इसकी बनावट मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसका अरेंजमेंट कैसा है, वो है रेक्टेंगल। तो ये बताओ, क्या इसको हम रेक्टेंगल लैटिस नहीं बोल सकते क्या? क्या इसको हम रेक्टेंगुलर लैटिस नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर लैटिस। समझे कि नहीं? अब देखो, इतना चीज़ क्लियर हो गया। मुझे इतना तो क्लियर हो जाने चाहिए तुम लोगों को कि इतना हमें समझ में आ गया है कि आखिरकार लैटिस मतलब क्या होता है। लैटिस मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, मतलब ढांचा। समझ रहे कि नहीं? अब देखो, मतलब लैटिस मतलब वो चीज़, वो ढांचा जिसे वो लोग कोई ये पार्टिकल्स फॉलो करते हैं। जैसे अगर तुमने कभी सुना होगा जो ब्रिक्स होते हैं, जैसे हम लोग हमारे भाषा में गुम्मा बोलते हैं, जो मतलब दीवार में लगते हैं, उनका एक ढांचा होता है कि नहीं? ढांचा मतलब कि उसमें मिट्टी फिट करी जाती है, गांव वाले अच्छे समझेंगे, फिर उसी ढांचे के अकॉर्डिंग सारे ब्रिक्स बनते जाते हैं। ऐसे ही जो है, जो लैटिस मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर, मतलब फ्रेम, और अच्छे समझते हैं फ्रेम, फ्रेम या ब्लूप्रिंट। अब क्लियर होता क्या होगा? लैटिस मतलब और कुछ नहीं सोचना, इतना सोचना लैटिस मतलब ढांचा, मतलब कैसा दिखता है। क्या है वो नहीं है, वो बात अलग है, वो यूनिट सेल में आ जाएगा। कैसा दिखता है वो लैटिस है। आप 3D में भी 3D में ऐसे बात करने लगते हैं कि देखो ये जो ये पता किला क्या है? ये है लैटिस। कैसा लैटिस है? ये क्यूबिक लैटिस। अभी हमने अब इसके कुछ भी एटम नहीं रखे हैं, क्यूबिक लैटिस है। हाँ, अब देखो और जानते हैं, जहाँ जहाँ ये एटम पाए जाते हैं ना, ये देखो जहाँ जहाँ एटम पाए जाएं, मतलब जहाँ जहाँ एटम पाए जाते हैं उस जगह को, किसको जगह को? उस जगह को बोलते हैं क्या? लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट। तो अगर तुमसे कोई पूछे जाए कि लैटिस पॉइंट क्या होता है या लैटिस साइट या साइट, तो मतलब वो पोजीशन जहाँ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि आखिरकार इसमें लैटिस पॉइंट क्या है? इसमें लैटिस पॉइंट है कॉर्नर, क्योंकि यहाँ कहाँ एटम पाए जा रहे हैं, पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं कॉर्नर पे। अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता और इसके सेंटर में एटम पाया जाता और कॉर्नर पे ही पाए जाते एटम, तो हम क्या बोलते हैं कि इसका लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट या लैटिस पोजीशन क्या है? तुम कहोगे इसका कॉर्नर भी है और इसका सेंटर भी है। कन्फर्म? अब बात आते हैं, अगर इन पोजीशन को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस साइट बोलते हैं, तो जो एटम है, ये एटम है, ये जो एटम है, इनको क्या बोलते हैं? मतलब एटम समझ लिया। फिर इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? जो पार्टिकल्स यहाँ रखे हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनका नाम है बेटा बेसिस। क्या नाम है? बेसिस। तो बेसिस मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जो लैटिस पॉइंट पे होते हैं उनको बोलते हैं बेसिस। तो एक चीज़ तुम कंफर्म नहीं हो रही है कि देखो ढांचा और प्लस बेसिस, इन दोनों कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन रहा है? इन दोनों का मिलके बन रहा है क्रिस्टल लैटिस। इस पूरे को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्रिस्टल लैटिस मतलब वो जहाँ पार्टिकल्स भी हों और एक पैटर्न ढांचा भी हो, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो अब तुम में से क्या बोल सकते हो? इसे क्यूब जैसा दिख रहा है तो इसे बोल सकते हैं क्यूबिक
लैटिस। समझ रहे कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी आखिरकार लैटिस किसे बोलते हैं, बेसिस किसे बोलते हैं, लैटिस पॉइंट किसे बोलते हैं और क्रिस्टल लैटिस क्या बोलते हैं। अब सिंपल सी सस्ती वाली अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, क्रिस्टल लैटिस की। देखो इतना तो समझ में आ गया कि आखिरकार लैटिस मतलब क्या होता है। अगर सिंपल सा बोलें लैटिस, तो लैटिस मतलब होता है ढांचा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ब्रिक्स मतलब गुम्मा बनाने का लैटिस क्या है, तो तुम कहोगे सर कुछ ऐसा होता है। लैटिस मतलब होता है ढांचा। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। देखो सबसे सिंपल सबसे सस्ती वाली डेफिनेशन ये रही है कि रेगुलर मतलब क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन, क्रिस्टल लैटिस मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूट मतलब जिस चीज़ से मिलके बना हुआ हो। तो कभी कभार कोई जो क्रिस्टल होता है वो एटम से बनता है, कभी कोई आयन से बनता है, आयन से मतलब कैटायन से एनाइन से। जैसे आयन से कौन बनता है, NaCl बनता है। कभी कभार कुछ चीज़ मॉलिक्यूल से बनती हैं। ऑफ अ क्रिस्टल सॉलिड इन 3D मतलब 3D में ही कोई चीज़ पाई जाती है। मतलब क्रिस्टल लैटिस एक प्रकार का अरेंजमेंट है। किन का अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे कि आखिरकार यूनिट सेल क्या होते हैं। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि यूनिट सेल क्या होते हैं। ये डेफिनेशन रही कि स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटेटिंग पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस, या फिर सिंपल सा लैटिस समझ लो, इसको हटा सकते हो, विच व्हेन रिपीटेड ओवर अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूस अ कंप्लीट लैटिस। मुझे पता है कि डेफिनेशन ने उतना ही ज़्यादा परेशान कर दिया जितनी ये डेफिनेशन लंबी लिखी है। बहुत देसी तरीके से समझते हैं। तुम्हारे घर में दीवार तो होगी, होगी दीवार होगी नहीं तो देखी ज़रूर होगी। तो मान लो एक हम बनाते हैं कि ऐसे, ये रही दीवार। अब देखो ये इसके अंदर क्या लगते हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब होते हैं वही हमारी भाषा में से गुम्मा बोलते हैं। देखो तो अगर तुमसे कोई पूछे जाए कि तो बॉल इस दीवार की मतलब दीवार किससे मिलके बनी, मतलब सबसे छोटी चीज़ क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, तुम कहोगे कोई भी दीवार जो बनती है वो ब्रिक से मिलके बनती है। तो हम क्या कहेंगे कि इस दीवार का यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, तो वो होगा ब्रिक्स। इसी ब्रिक्स को बोलते हैं हम यूनिट सेल। क्या बोल देते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब सबसे छोटा पोर्शन, सबसे छोटी चीज़ किसी भी चीज़ की, उसे हम बोल देते हैं यूनिट सेल। देखो यूनिट जहाँ भी वर्ड आ जाए ना तो वहाँ समझने का सबसे स्मॉलेस्ट बात कर रहे हैं। मतलब यूनिट सेल मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट, क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आ क्रिस्टल, उसको हम बोल देते हैं यूनिट सेल। तो अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नहीं, कि देखो मान लो ए है बेसिस, मतलब पार्टिकल्स। देखो तो मतलब जो इतनी सी जो पार्ट है ना, इतना है ये रहा जो, इसको हम बोल देते हैं यूनिट सेल। समझे, इसको बोल देते हैं यूनिट सेल। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार क्या है और क्या नहीं है। देखो मतलब बेसिकली बात तो 3D में ही करनी है। जैसे मान लो हमने बनाया ऐसा, ये मान लो कोई क्रिस्टल है, क्या है ये हमने बनाया एक क्रिस्टल। तुमने कहा बन गया तो बन गया, क्रिस्टल हमने लिया और बना लिया है। ज़्यादा देखो इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ोगे बहुत लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, समझ रहा हूँ कि अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। देखो अब इस बात को यहाँ से समझना है कि ये जो क्या है, ये है 3 डायमेंशनल लैटिस। समझो इस बात को, इस बात को समझना है। अब इसके अंदर जो सबसे छोटा पार्ट यही है ना, यही है। देखो ए ऐसा होगा,
ये रहा, ये जो सबसे छोटा पार्ट है ये, इसको बोल देते हैं हम यूनिट सेल, इसको ही बोलते हैं यूनिट सेल। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब इसके भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब पैरामीटर है जिस पे हम डिसाइड करते हैं आखिरकार ये किस प्रकार का यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल मतलब सबसे छोटी चीज़ किसी लैटिस की, किसी क्रिस्टल की। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो है पैरामीटर। तो हेडिंग क्या डाल लो, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के हम लोग पैरामीटर पढ़ने वाले हैं, आखिर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। जैसे मान लो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं। ये जो डॉट डॉट से बना रहे हैं ये हैं क्या है, ये हैं पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स में हम समझ रहे हैं कि एटम है। आसान है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक रहे, ये रहे, ये रहे और ये रहे, इनको कर दो ज्वाइन, कर दिया हमने। ये तो मैं लगभग क्यूब जैसा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें हम उतना नहीं परेशान होना है। देखो यहाँ भी होगा। अब सिर्फ बात करते हैं, देखो इस एक्सिस को कंसंट्रेट करो, सिर्फ इस एक्सिस को। जैसे तुम्हारी दीवार होती है, मकान होता है, मकान में कॉर्नर होता है ना, उस कॉर्नर को तुम्हें कंसंट्रेट करना है। जहाँ बैठे हो अपने दीवार का कॉर्नर देखना स्टार्ट करो। कॉर्नर दिख रहा है, जो छत की तरफ जा रही एक एक्सिस है, जो इस साइड जा रही दूसरी एक्सिस है, जो इस साइड आ रही वो तीसरी एक्सिस है। ये 3 एक्सिस दिख रही हैं कि नहीं। हम इनका नाम लिख लेते हैं। इस वाली एक्सिस को ए बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सी बोल देते हैं। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हो तो ये मान सकते हैं कि इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोल देते हैं हम वाई एक्सिस, और इसको हम बोल देते हैं जेड एक्सिस। मानना है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब इस तरीके का तुम्हें देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, यानी इन 3 को होते हैं, इनके 3 हैं कि इसे बी बोलेंगे, इसे ए बोलेंगे, यहाँ सी बोलेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं अल्फ़ा, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं अल्फ़ा। और एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा अल्फ़ा की वैल्यू 90 नहीं होगी, क्योंकि तुम दिमाग लगा रहे थे कि आखिर एक्स वाई एक्सिस है, हमेशा परपेंडिकुलर होते एक दूसरे के, नहीं। इसे अल्फ़ा बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, इन दोनों के एक्सिस के बीच में जो होता है उसे बीटा बोल देते हैं, और इन दोनों के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं गामा। इस तरीके से समझो, ये 3 एक्सिस हैं, ये 3 एक्सिस हैं, इस तरीके से बनाते हैं। देखो 3 एक्सिस हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम रुक जा कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये एक्सिस ऐसी भी हो सकती हैं, कभी कभार एक्सिस ऐसी भी हो सकती हैं, कभी कभार एक्सिस ऐसी भी हो सकती हैं, मतलब इनके एंगल हमेशा 90 नहीं होंगे, याद रखना। इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो मतलब हमारे पास कितने पैरामीटर, हमारे पास 2 हैं, एक लेंथ के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे ए बी एंड सी। मतलब ए को देखो, सी हाइट है, ए को हम बोल देते हैं लेंथ, इसको विड्थ बोल देते हैं, और बी को हम लोग लेंथ बोल देते हैं। अब तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब एक्सिस के बीच में जो एंगल होते हैं उनका नाम रख दिया गया हम अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ लैटिस कितने हैं। ब्रिवेस ने इन्हें, मतलब एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया बताया कि सिर्फ नेचर में 14 टाइप्स के ही लैटिस पाए जाते हैं। वैसे तुम कहोगे कि हम तो कोई भी अपने दिमाग से कोई भी लैटिस फ्रेम कर देंगे, कुछ भी बना डालेंगे। आखिरकार लैटिस क्या, एक प्रकार का अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट किसका, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ही लैटिस कहलाता है। तुम कहोगे तो हमें कुछ भी कह देंगे, लेकिन नेचर में सिर्फ 14 टाइप के ही लैटिस देखे गए हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। उस बात करने से पहले आखिरकार हम सिर्फ दोबारा यूनिट सेल के ऊपर लौट के आते हैं, क्योंकि इस यूनिट सेल ही सब कुछ हमें बताना स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ से कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार यूनिट सेल की क्या क्या कहानी है। यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल में
पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स अब कहीं भी हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं, सेंटर में हो सकते हैं, कॉर्नर पे हो सकते हैं। जो पार्टिकल्स हैं, अब देखो सुनो, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? कॉर्नर पे हो सकते हैं, यहाँ फेस पे हो सकते हैं, और यहाँ सेंटर में हो सकते हैं। अगर इन दो चीज़ों में अगर परेशान हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमने क्या देखा है कि पार्टिकल्स होते हैं, हमने क्या देखा कि साइड्स होती हैं। साइड को हमने कितने में किया है? ए में, बी में एंड सी में। फिर जो हमने तीसरी चीज़ देखने को मिली वो मिली हमें क्या? एंगल। एंगल है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो इन्हीं पार्टिकल्स मतलब पोजीशन समझो तो सही, ज़्यादा सही है। पोजीशन या फिर ये समझ लो, क्या समझ लो, देखो इन्हीं तीनों चीज़ों के बेसिस पे लैटिस को 14 टाइप में डिफाइन किया गया है। क्या किया है? 14 टाइप में। अगर तुम लेंथ और साइड के बेसिस पे देखोगे, लेंथ एंड साइड के बेसिस पे अगर तुम्हें देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेंगे 7। जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है तो उसमें भी कुछ ऐड हो जाते हैं। देखो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे क्या होते हैं कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो उसको इन लोगों ने किया है 2 में, प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है सिंपल, आसान। मतलब जो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे पाए जाते हैं होते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हो गया है। और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है कि कॉर्नर के अलावा भी दूसरी जगह पाए जाएंगे। तो इस फेस सेंटर्ड को भी हमने 3 टाइप में डिफाइन कर दिया है। क्या कर दिया है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड। ये सब समझाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। और जो आखिरी है वो एंड सेंटर्ड। अभी से इतना परेशान नहीं होना कि अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है, कुछ नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आराम आराम से बताएंगे। मतलब इन सब को जब मिला के देखा गया तो हमारे पास 14 टाइप के पाए गए हैं। अगर साइड और एंगल के बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ बात करते हैं। अब देखो साइड और एंगल के बेसिस पे हम तुम्हें सबसे पहले लिख देते हैं कि कौन कौन से हैं। साइड और एंगल के बेसिस पे जो हमारे पास रखे गए वो हैं क्यूबिक। क्यूबिक में बहुत ध्यान आराम से समझना है, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो क्यूबिक जो बना है वो बना है क्यूब से। और क्यूब मतलब वो 3D स्ट्रक्चर होता है जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल एक से हो। क्यूब में क्या होता है कि तीनों साइड बराबर होती हैं। अल्फ़ा 90 डिग्री होता है, बीटा 90 डिग्री होता है और गामा 90 डिग्री होता है। इसे बोल देते हैं हम क्यूबिक। कन्फर्म? पहला क्यूबिक हो गया है। जो दूसरा है वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब तुम्हें समझना है क्यूबॉइड से, या फिर मतलब एक प्रकार का क्यूबॉइड ही होगा, लेकिन इसमें भी थोड़े डिफरेंस होंगे। क्यूबॉइड नहीं समझो, और समझते हैं। देखो इसमें होता है कि एक लेंथ ए इक्वल टू बी होती है, लेकिन जो सी लेंथ होती है वो ए के इक्वल नहीं होती है और ना ही सी लेंथ बी के इक्वल होती है। मतलब जो बेस है, जो बेस बनता है, ए तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर है ये, मतलब जो स्क्वायर के जो जिसका बेस स्क्वायर हो उसके बेसिस से बनती है। और मतलब ऐसा, मतलब ये जो है स्क्वायर है, ये 3D में ऐसे पॉसिबल बना पाएंगे क्योंकि, लेकिन ए वाली जो है मतलब 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, तीसरी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसे हम बोल देते हैं क्या? टेट्रागोनल। समझे हो? देखो क्यूबिक को हमने 2 टाइप में डिफाइन किया, 3 टाइप में डिफाइन करते हैं। प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है। अभी बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा।
जो तीसरा होता है वो होता है ऑर्थोगोनिक। क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक। हाँ, और बता दूं इसके अंदर अल्फ़ा 90 का होता है, बीटा 90 का होता है एंड गामा भी 90 ही डिग्री का होता है। अब आ जाते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, मतलब तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू 90 होती है, बीटा की वैल्यू 90 होती है और गामा की वैल्यू भी 90 ही होती है, 90 डिग्री। ऑर्थो को हमने 4 टाइप में करा है। पहला किया है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। समझ रहे कि नहीं? इसका जो तुम्हें स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा कि चारों साइड अलग अलग बनानी है, मतलब इनमें से कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन 90-90 एंगल है। अब चौथा जो आता है, एग्जाम्पल भी लिखवाएंगे कौन कौन से होता है। मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक मतलब होता है कि तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 90 होती है, बीटा की वैल्यू 90 होती है, लेकिन गामा की वैल्यू 120 होती है। समझे कि नहीं? इसे क्या बोल देते हैं हम? मोनोक्लिनिक में देखो, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें है कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो 90 होती है, बीटा की वैल्यू 90 के बराबर नहीं होती है, लेकिन गामा की वैल्यू 90 के बराबर होती है। तो कुछ इस तरीके का बनता है मोनोक्लिनिक। सब चीज़ समझ में आएगी, घबराने बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइप का बनता है, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फ़ा एंड गामा जो है वो 90 के बराबर है। अब जो हमारे पास पांचवा आता है वो होता है हेक्सागोनल। देखो, हेक्सागोनल कुछ ऐसा होता है कि ए की वैल्यू बी के बराबर होती है, बट सी की वैल्यू ए के बराबर नहीं होती एंड सी की वैल्यू बी के भी बराबर नहीं होती है। लेकिन इसमें है कि अल्फ़ा की वैल्यू 90 होती है, बीटा की वैल्यू 90 होती है एंड गामा की वैल्यू 120 होती है। इस तरीके का तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये कहलाता है हेक्सागोनल। कुछ इस तरीके के तुम्हें एंगल देखने को मिलेगा। अब देखो, 2D है, 3D में बनाना, मतलब 3D चीज़ है, कॉपी में बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ कि तुम्हें उस बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके। अब ये वाला का थोड़ा स्ट्रक्चर ना समझ में आए तो गूगल सर्च कर लेना, वहाँ से देख लेना है, वहाँ से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एंगल का वेरिएशन नहीं समझ पाएंगे, है ना, दिक्कत जगह है। पांचवा हो गया है। जो छठवां है उसे हम बोल देते हैं रोम्बोहेड्रल। देखो, इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को सिर्फ 3 टाइप के पढ़ने हैं। वो पढ़ने हैं क्यूबिक के अंदर, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सब कुछ काम होना है। अब देखो, इसमें होता है कि ए की वैल्यू बी के बराबर होती है, बी की वैल्यू सी के बराबर, मतलब ए की वैल्यू बी के बराबर, बी की वैल्यू सी के बराबर और ए की वैल्यू सी के बराबर, मतलब इसमें तीनों साइड बराबर होती हैं। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में तीनों साइड बराबर होती हैं, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू 90 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ना ही बीटा की वैल्यू 90 के बराबर होनी चाहिए, ना ही गामा की वैल्यू 90 के बराबर होनी चाहिए। मतलब अल्फ़ा, बीटा, गामा की वैल्यू 90 के बराबर नहीं होनी चाहिए बस। इस टाइप को बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और ये सब इतने भी परेशान नहीं होना, इन सब का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है वो क्यूबिक के ही आएंगे, और क्यूबिक में ही हमें बहुत कुछ समझने में, वही में दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये हो गया है। अब एक आ रहा है, वो है ट्री क्लिनिक। ये 7वां है। ट्री क्लिनिक मतलब एक ही, मतलब तीनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, और कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा, बीटा, गामा कोई भी 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम ट्री क्लिनिक। देखो, ट्री क्लिनिक सिर्फ एक टाइप का होता है, वो होता है प्रिमिटिव।
और आखिरकार इसका हम बताते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। प्रिमिटिव मतलब है कि ओनली कॉर्नर, मतलब जब पार्टिकल्स कॉर्नर में पाए जाते हैं सिर्फ, उसे बोलते हैं प्रिमिटिव। देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल बहुत हैं। कॉपर सल्फेट और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, शायद यही बोलते हैं ना, एकदम से याद नहीं है। दूसरा याद रख लेना K2Cr2O7 H3BO3, एक ही टाइप का होता है। अब आते हैं हम किस पे, रोम्बोहेड्रल पर। रोम्बोहेड्रल भी एक ही टाइप का होता है, वो होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब इसके मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर में पाए जाएंगे। इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल काफ़ी आसान है। एक है CaCO3, दूसरा लिख लो HGS और क्वार्ट्स और Sb। अब हम बात करते हैं किस पे, हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल जो होता है वो भी एक ही टाइप का होता है जिसका नाम है प्रिमिटिव। इसके अब तुम्हें एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे। इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर तुम्हें तो पता होगा ना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ग्रेफाइट है ZnOCdS। अब जो मोनोक्लिनिक है उसके भी एक ही टाइप है, वो है सिर्फ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है कि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे ही पाए जाएंगे। इसके क्या करो, इसके एग्जाम्पल लिख लो, काफ़ी आसान है। इसके एग्जाम्पल जो है वो है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो कितना आसान है, मोनोक्लिनिक सल्फर। एक एग्जाम्पल लिख लो। अगर कोई तुमसे पूछे तो सोडियम सल्फेट डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, H2 दूसरा हो गया है। अब ऑर्थोरोम्बिक जो होता है, ऑर्थोरोम्बिक के होते हैं 4 टाइप, पहले बताया था। एक होता है प्रिमिटिव, और होता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इस हम पढ़ेंगे पूरा टाइप। और फिर पढ़ेंगे एक इसका होता है एंड सेंटर्ड। शायद मोनोक्लिनिक के 2 होते हैं, एंड सेंटर्ड भी होता है इसका, एंड सेंटर्ड। ये सब मीनिंग बाद में समझ में आ जाएंगी। इसको जो एग्जाम्पल है किसके हैं, ऑर्थोरोम्बिक के। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर। क्या है, रोम्बिक सल्फर। फिर है KnO3, BaSO4। ये सैंपल से हो गए हैं, एग्जाम्पल हैं। अब जो हम किस पे बात करने वाले हैं, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स कौन से होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब कि पार्टिकल सेंटर में पाए जाएंगे, और एक दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर का मतलब होता है कि यूनिट सेल के सेंटर में एक एटम पाया जाएगा, उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत सिंपल से हैं, तो लिख लेते हैं कि वाइट टिन, SnO2, TiO2 और काफ़ी और भी ज़्यादा है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अब देखो क्यूबिक के, इसके जो होते हैं 3 टाइप होते हैं। प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, सेंटर्ड। बॉडी सेंटर मतलब जब कोई पार्टिकल यूनिट सेल के सेंटर में पाया जाता है, और एक होता है फेस सेंटर्ड। ये 3 टाइप के होते हैं, मतलब यहाँ जो पाए जाएंगे 3 टाइप के। इसके एग्जाम्पल है NaCl, सबसे प्रचलित आसान NaCl, KCl, जिंक ब्लेंडी जिंक ब्लेंडी, और CuAg कॉपर। तो अब देखते हैं कि 3 इसके, 3 2 5 और 5 4 9 और 9 और 2 11 12 13 और 14 हो गए 14। इसी को बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, 14 लैटिस पॉसिबल है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम जब बात करेंगे कि आखिरकार प्रिमिटिव क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट क्या होता है, तब तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से क्या एलिमेंट, किस तरीके से पार्टिकल्स अरेंजमेंट होते हैं, किस तरीके से हमें बात करनी होती है। लेकिन यहाँ तक इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो बोरिंग लगने लगती है, मज़ा भी नहीं आता है। काम वही करो जिसमें इंटरेस्ट बना रहे। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो
और चाहते हो कि कुछ अच्छी सी फीलिंग आई है, चाहते हो कि हमारा कुछ ना कुछ सपोर्ट करो, कुछ ना कुछ अच्छा करो, तो पहली बात है कमेंट्स में लिख के सजेशन दो कि आखिरकार क्या और इम्प्रूवमेंट करने चाहिए और क्या इसमें और ऐड करना चाहिए, किस तरीके का वीडियो में चेंजेस लाने चाहिए। और कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।